सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। तो स्टूडेंट्स, इम्यूनोलॉजी की इस सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है और ये है दूसरा लेक्चर। और जिसने भी पहला लेक्चर नहीं देखा है तो वो चैनल पे जाके देख लो, ठीक है। और जिसमें हमने बात की थी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इनेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी और इम्यून सेल्स के बारे में एंड एंटीजन प्रेजेंटेशन के बारे में, ठीक है। तो और बाकी का थोड़ा बहुत आज हम पढ़ेंगे। बी सेल मैच्यूरेशन, टी सेल मैच्यूरेशन एंड वैक्सीन एंड कम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स, क्लासिक एंड अल्टरनेटिव पाथ, उनका हाइपर सेंसिटिविटी एंड ग्राफ रिजेक्शन के बारे में। तो इन सब का आपका नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बी सेल फॉर्मेशन और मैच्यूरेशन से, ठीक है। अरे बी सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखते हैं। तो जैसे कि ये हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल है, ठीक है। तो ठीक है, तो जैसे कि ये वेसिकल्स में, तो आप देख सकते हो जैसे कि ये स्टेम सेल है। तो अगर इस पर CD43 आएगा, ठीक है, क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंशिएशन, जो कि सेल सरफेस मार्कर होता है, ठीक है। तो इस पर अगर CD43 होगा तो इसका है वो सेल का है वो बी सेल है वो फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इससे बी सेल बनेगी। अगर CD43 के जगह CD44 होगा, ठीक है, तो उसकी जगह ये सेल है वो आगे टी सेल बनेगी, जो कि आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल है, इसके ऊपर CD43 तो आ गया, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या होता है, एक और SCF होता है, स्ट्रोमल सेल फैक्टर, ठीक है, जो कि एक रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर टाइप में ही होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये अंदर आ गया मान लो बोन मेरो में, ठीक है, ये सेल। तो इस अब जो SCF है, स्ट्रोमल सेल फैक्टर, तो इसके ऊपर एक SCL जो कि स्ट्रोमल सेल लाइगेंड होता है, वो SCL वो SCF के ऊपर बाइंड होगा। तो वो लाइगेंड बाइंड होते ही क्या होगा, इस जो है सेल में रेग है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोन मेरो में आ गया, रेग एक्टिवेट हो गया SCL बाइंड होते ही, तो रेग एक्टिवेट हो गया, ठीक है। तो ये है प्री बी सेल, ठीक है, प्रो बी सेल, ठीक है, बनने से पहले प्रो बी सेल। एंड बाद में जो है एक्टिवेट होने के बाद में क्या होगा, जैसे कि IgD है वो तो फॉर्मेशन हो गया, और IgM का देखो पूरा फॉर्मेशन नहीं हुआ है, डॉट 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 मतलब फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ये प्री बी सेल है, ये बन गई है, ठीक है। तो जिसके आगे जाके ये जो सेल है, यही सेल 64 इनमेच्योर बी सेल है वो बना लेती है, और ये सब सारी प्रोसेस है वो बोन मेरो में हो रही है, ठीक है, बोन मेरो में ही हुई है। तो 64 इमेच्योर बी सेल बना लेती है, ठीक है, जो कि बाद में स्प्लीन में जाएगी और है वो मेच्योर है वहाँ पे होगी, ठीक है, स्प्लीन में मेच्योर होगी बी सेल, ठीक है। फिर है वो मेच्योर होके वो ब्लड में रिलीज होंगी, ठीक है, जहाँ पे एंटीजन के संपर्क में आएगी, ब्लड में जाके एंटीजन कोई भी आएगा उसके संपर्क में आएगी, उसके अकॉर्डिंग वो एंटीबॉडी रिलीज़ करेगी। तो क्या आगे देखते हैं, ठीक है। तो आगे भी वो क्या रिलीज़ करेगी, वो भी एंटीजन के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो एंटीजन अगर जैसे कि दो प्रकार से है, मान लो अगर लिपिड पॉलीसेकेराइड का मान लो नेचर का कोई एंटीजन है वो बाइंड करेगा अगर बी सेल पे, तो आगे की प्रोसेस हम देखेंगे। और दूसरा टाइप होगा अगर प्रोटीनियस नेचर का अगर कोई एंटीजन है वो बाइंड करेगा तो क्या होगा। तो चलो देखते हैं, अगर मान लो एंटीजन है वो ब्लड में बी सेल आ गया और वहाँ पे मान लो एंटीजन लिपिड और पॉलीसेकेराइड लिपोपॉलीसेकेराइड नेचर का है मान लो, तो वो अगर एंटीजन बी सेल के ऊपर बाइंड हो जाएगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, बी सेल का है वो एक्टिवेशन हो जाएगा और एक्टिवेशन एंड प्रोलिफरेशन होगा, ठीक है। फिर है वो बी सेल से वो प्लाज्मा है वो प्लाज्मा सेल से है वो बनेगी, और फिर क्या होगा, वो रिलीज़ करेगी इम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि एंटीबॉडी IgM, ठीक है। और इसकी जो है लाइफ स्पैन कितनी होगी, IgM है जैसे कि ये रिलीज़ की है, तो जो प्लाज्मा सेल की है वो लाइफ स्पेन होगी 14 डेज़ की, और 14 डेज़ में ये IgM ही रिलीज़ करेगी, ठीक है। और ये प्लाज्मा सेल है जो कि बी सेल से एक्टिवेशन एंड प्रोलिफरेशन से प्लाज्मा सेल बनी, ठीक है। इससे अब रिलीज़ क्या होगी, इम्यूनोग्लोबुलिन रिलीज़ होगी IgM, ठीक है। और ये 14 दिन तक होगी प्लाज्मा सेल से, और 14 दिन IgM ही रिलीज़ होगी इन द कंडीशन ऑफ द एंटीजन नेचर ऑफ लिपिड एंड पॉलीसेकेराइड, ओके, ठीक है। और इस वाली कंडीशन में 14 दिन में लगातार IgM ही रिलीज होगी और लो इम्यून रिस्पॉन्स होगा,
ठीक है। और टी सेल इन्वॉल्व इसमें नहीं हो रही है, आप हमने शुरू से देखा टी सेल कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, प्लाज्मा सेल है, ठीक है। और नो मेमोरी है, नो मेमोरी में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। और नो क्लास स्विचिंग मतलब प्लाज्मा सेल ओनली आईजीएम ही रिलीज़ कर रही है, इसके अदर अपार्ट फ्रॉम दैट कोई दूसरी एंटीबॉडी रिलीज़ नहीं कर रही है, मतलब क्लास स्विचिंग भी नहीं हो रही है। तो अब दूसरा अगर हम प्रकार देखें तो मान लो एंटीजन है वो प्रोटीनेस नेचर का आया है, ठीक है। तो प्रोटीनेस नेचर का है वो आएगा तो वो इस बी सेल के रिसेप्टर पे बाइंड होगा, ठीक है। तो बाइंड होगा तो फिर क्या होगा, उसका एंडोसाइटोसिस होगा किसका, एंटीजन का, जो कि प्रोटीन मोलिक्यूल है मान लो, तो उसका वो अंदर सेल के अंदर आएगा, वो उसका डिग्रेडेशन होगा। और उसका जो एंटीजन का है जो डिग्रेडेशन होने के बाद है प्रोटीन का है छोटा सा कोई प्रोटीन पेप्टाइड पार्ट है, प्रोटीन का एंटीजन का पेप्टाइड पार्ट, वो MHC सेकंड के है उसके ऊपर वो बाइंड होगा। बिकॉज MHC सेकंड पे वैसे तो सेल्फ पेप्टाइड बाइंड होता है, वो रिलीज होके है वो क्या होगा, उसका एंटीजन के प्रोटीन पार्ट का पेप्टाइड है वो MHC सेकंड पे बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो MHC सेकंड पे वो बाइंड हो जाएगा। तो बाइंड होने पे क्या होगा, तो जो टी हेल्पर सेल आएगी जो कि MHC सेकंड को ही रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। लेकिन अगर TC सेल है वो MHC फर्स्ट को है, वो अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पे TH सेल आएगी जो कि MHC सेकंड को रिकॉग्नाइज करेगी, तो ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज करके TH सेल इन्वॉल्व हो गई, ठीक है। तो वो इसको रिकॉग्नाइज करके इंटरल्यूकिन 6 एंड इंटरल्यूकिन 4 है उसका रिलीज़ करेगी, जो कि इसके ऊपर बी सेल के ऊपर ही ऊपर देख रहे हो ये रिसेप्टर होते हैं, इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 6 के रिसेप्टर, वहाँ पे ये इंटरल्यूकिन 4 एंड 6 है उनके रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हो जाएंगे। और उनसे क्या होगा है, उसका डिफ्रेंशिएशन होगा, प्रोलिफरेशन होगा, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन होगा इस सेल का, बी सेल का, तो जैसे कि वो एक तो प्लाज्मा सेल बनाएगी, ठीक है, जिसकी 14 डेज की लाइफ स्पेन होगी, प्लाज्मा सेल बनाएगी। और एक वो मेमोरी सेल्स बनाएगी जिसकी 20 से 23 ईयर तक होती है। तो इसमें मेमोरी सेल भी इन्वॉल्व है, ठीक है, अडेप्टिव हो गया एक प्रकार से। तो इसमें मेमोरी सेल इन्वॉल्व होगी, ठीक है। और दूसरी क्या डिफ्रेंशिएट होकर प्लाज्मा सेल बनी जिसकी 14 डेज की लाइफ स्पेन है। लेकिन 14 डेज की प्लाज्मा सेल है उसमें से 10 दिन तो वो IgM रिलीज़ करेगी प्लाज्मा सेल, और बाकी के 4 दिन है वो IgG है वो रिलीज़ करेगी। तो 10 से 11वें में वो IgG वो स्विचिंग हो रही है एक एंटीबॉडी से दूसरी एंटीबॉडी में, तो उसको बोलते हैं क्लास स्विचिंग, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, तो इसको बोलते हैं क्लास स्विचिंग, ठीक है। तो 10 दिन वो IgM रिलीज़ करेगी प्लाज्मा सेल, और 4 दिन है वो IgG रिलीज़ करेगी। सो अब टी सेल के बारे में देख लेते हैं, टी सेल मैच्योरेशन एंड, ठीक है। तो टी सेल के बारे में देख लेते हैं। तो टी सेल में भी जो है जैसे कि बी सेल में हमने देखा था वो बोन मेरो में आई थी, ठीक है, इमेच्योर तक, फिर वो स्प्लीन में गई थी, मैच्योर हुई, ठीक है, फिर ब्लड सेल में चली गई। तो अब टी सेल में क्या होता है, ये उसी वहीं पे जैसे कि सिकल में हमने देखा था हेमाटोपोइएटिक स्टेम सेल है, तो उसमें हमने देखा था CD43 था, इसलिए वो बी सेल में कन्वर्ट हुई थी। लेकिन इसमें अब CD44 आ गया, ठीक है। तो अब ये टी सेल फॉर्मेशन होगा इसका, ठीक है। और इसके अंदर CCF होता है, कोर्टिकल सेल फैक्टर रिसेप्टर होता है, ये भी है ना। तो कोर्टिकल सेल फैक्टर है, और लिगेंड इसका होगा कोर्टिकल सेल लिगेंड, जो कि इसके ऊपर है वो जो कि ये कोर्टिकल सेल लिगेंड सीक्रेट कहाँ से होता है, जो थाइमस होता है ना, थाइमस का उसका कोर्टेक्स वाला भाग होता है, एक मेड्यूसा वाला भाग होता है। तो थाइमस की जो ऊपर ये कोर्टेक्स सेल होती है ना, उससे है ये रिलीज होता है कोर्टिकल सेल लिगेंड, और उससे रिलीज होकर ये इस सेल को है वो अपनी ओर है वो कीमो अट्रैक्शन बोल सकते हैं, अपनी ओर है वो खींचेगी, अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। और अट्रैक्ट करके इसको यहाँ तक ले आएगी और बाइंड करके अंदर ले आएगी, अंदर लेके आ जाएगी, ठीक है। तो ये थाइमस में आ जाएगा कोर्टेक्स पार्ट की तरफ, ठीक है। तो अब ये थाइमस में होगी आगे की प्रोसेस। तो अब ये इसके ऊपर ये लिगेंड है वो बाइंड हो जाएगा, बाइंड होते ही उसकी तरह इसमें भी है वो रेग है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जक्स्ट्रा क्राइन सिग्नलिंग है वो चालू हो जाएगी, ठीक है। और इनसे है वो इंटरल्यूकिन है वो 7 है वो भी रिलीज़ होता है कोर्टिकल सेल्स से, ठीक है। तो वो इसके ऊपर ये इनका रिसेप्टर होता है उसके साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे जैसे कि आगे हम देखेंगे यही सेल है, उसके ऊपर CDs है, CD पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, वो जुड़ेंगे तो हम बाद में उसको बोलेंगे 2 पॉजिटिव जुड़ेंगे CD, तो हम उनको डबल पॉजिटिव बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे वो पॉजिटिव नहीं है, इसलिए हम डबल नेगेटिव 1 बोल रहे हैं इसको, ठीक है। नेगेटिव भी नहीं है, लेकिन एक प्रकार से नाम दे दिया डबल नेगेटिव 1, ठीक है। तो ये अंदर आते ही ये ठीक है लिगैंड बाइंड हो गया, जक्स्टाकाइनाइन सिग्नलिंग, ओके। यहाँ पे इंटरल्यूकिन 7 बाइंड हो गया, तो ये है इंटरल्यूकिन रिसेप्टर पे बन गया, तो ये है डबल नेगेटिव 1, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो आगे जाके ये यहाँ पे क्या होगा, ये जो डबल नेगेटिव 1 था, ठीक है, तो इसके ऊपर है वो CD25 है, वो ऐड हो जाएगा, ये सेल पे सरफेस पे ये जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा डबल नेगेटिव 2, ठीक है, 1 से डबल नेगेटिव 2 बन जाएगा। तो इस स्टेज में, जिस स्टेज में CD25 वो आया है, तो उस स्टेज में अगर वो इसी स्टेज में अगर वो थाइमस से बाहर निकल जाए, ठीक है, और वेसिकल में, तो इसको बोलेंगे गामा लेम्डा टी सेल, ठीक है। तो गामा लेम्डा टी सेल बोलेंगे, ठीक है। और अगर बाहर जाएगी तो, लेकिन अगर बाहर नहीं जाएगी तो वो आगे प्रोसेस वो चालू रहेगी, ठीक है। तो आगे क्या होगा, जो डबल नेगेटिव 2 है, इससे आगे जो CD25 तो ऐड हो रखा ही है। अब देखो एक अल्फा बीटा रिसेप्टर होता है, ठीक है, सेल पे, है ना। तो वो उसका देखो बीटा वाला पेप्टाइड है, वो फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो बीटा वाला पेप्टाइड फॉर्मेशन हो गया, तो इस वाली स्टेज को बोलते हैं डबल नेगेटिव 3, ठीक है। तो इसके बाद में क्या होगा, जो CD25 है वो तो रिलीज हो जाएगा, इस सेल से हट जाएगा। फिर आगे क्या होगा, जो अल्फा बीटा, जब वो दोनों का फॉर्मेशन हो जाएगा, अल्फा बीटा ये रिसेप्टर फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो पेप्टाइड फॉर्मेशन हो गया, तो ये CD25 तो ये रिलीज हो गया, लेकिन यहाँ पे CD3+ है, वो ऐड हो जाएगा इस सेल पे। तो इस वाली स्टेज को बोलेंगे हम डबल नेगेटिव 4, डबल नेगेटिव 3 से डबल नेगेटिव 4। तो बाद में है वो क्या होगा, फर्दर है वो हम डबल पॉजिटिव जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये अल्फा बीटा हो गया, और 2 जो पॉजिटिव है CD मार्कर वो कौन से हैं, CD8+ एंड CD4+, ठीक है। तो हम टी सेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। और यहाँ पे आता है एक पॉजिटिव सिलेक्शन एंड नेगेटिव सिलेक्शन। तो पॉजिटिव सिलेक्शन यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव सिलेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, CD4 CD8 के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि एक सेल्फ सेल आती है, ठीक है, इसके कॉन्टेक्ट में आती है। तो सेल्फ सेल आती है जिसके ऊपर 2 प्रकार के है, वो है MHC सेकेंड एंड MHC फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, CD4 है वो हमेशा बाइंड करेगा MHC सेकेंड पर ही बाइंड करेगा, ठीक है। और CD जो 8+ है वो बाइंड करता है MHC फर्स्ट पर, ठीक है। तो मान लो ये हमारी जो मैच्योर हो रही है वो सेल है जिसके ऊपर CD4+ है, CD8+ है। तो अगर MHC सेकेंड पर अगर CD4+ पहले बाइंड हो गया, मान लो पॉजिटिव सिलेक्शन कर रहे हैं हम, तो CD4+ अगर MHC सेकेंड पर बाइंड हो गया, तो हमारा क्या बनेगा, TH सेल बनेगा, ठीक है। तो T हेल्पर सेल है वो बन जाएगा। तो अगर वो बाइंड करेगा MHC सेकेंड पर CD4, अगर CD8+ है वो अगर सेल्फ सेल की है MHC फर्स्ट पर अगर वो बाइंड हो गया पहले, तो फिर इस सेल का है वो T साइटोटॉक्सिन सेल में का फॉर्मेशन होगा, कन्वर्जेशन होगा, ठीक है। तो अगर मान लो कोई किसी के ऊपर भी ये ऐड नहीं हुआ, जुड़ा नहीं, तो क्या होगा, इस सेल का है वो अपोप्टोसिस हो जाएगा। तो ये है पॉजिटिव सिलेक्शन। अगर नहीं जुड़ा तो भाई इसका अपोप्टोसिस हो जाएगा। अगर ये CD4 MHC सेकेंड पे जुड़ा तो T हेल्पर सेल बन जाएगा। ये पॉजिटिव सिलेक्शन है, आप आराम से दिख रहा है, ठीक है। तो आगे नेगेटिव सिलेक्शन भी आएगा, ठीक है। तो ये था पॉजिटिव सिलेक्शन जो हमने देखा, ठीक है। तो इस पॉजिटिव सिलेक्शन के बाद में अब जैसे कि तो वो अब जो सेल है, मान लो TC सेल या फिर मान लो कोई TH सेल है, तो जो भी होगी वो मैच्योर होके वो इस पॉजिटिव सिलेक्शन के बाद में जो थाइमस के कॉर्टेक्स पार्ट की तरफ थी, अब वो थाइमस के मेडुसा पार्ट की तरफ, बीच की तरफ है वो आ जाएगी, ठीक है, वो सेल। और जहाँ पे फिर से सेल्फ सेल होती है जिसके अंदर MHC फर्स्ट एंड MHC सेकेंड जो है सेल्फ पेप्टाइड के साथ बाइंड हुए वो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेगेटिव सिलेक्शन आएगा, ठीक है। तो मान लो एक तरफ इसकी तरफ मत देखो, ठीक है।
तो मान लो हमारे पास है वो ऊपर है वो CD4 वाला जो है वो MHC सेकेंड के बाइंड होके टी हेल्पर सेल है वो बनकर हमारे पास मान लो आ गया, ठीक है। तो इसको मत देखो, ठीक है, एक बार इसको हटा लेना। और टी हेल्पर सेल आ गया मान लो थाइमस के मेडुसा की तरफ। तो अब यहाँ पे सेल्फ सेल होती है यहाँ पर भी, तो टी हेल्पर सेल आएगा तो इसके ऊपर CD4 होगा, बिकॉज इससे ही तो वो पॉजिटिव सिलेक्शन होकर आया, ठीक है। तो इसके ऊपर CD4 होगा, CD8 नहीं होगा, ठीक है। इसके ऊपर तो CD4 है वो डेफिनेटली इसके ऊपर होगा, और जो कि बाइंड करता है MHC सेकेंड पे, जो कि हमने पहले भी देखा है, जो कि हर बार MHC सेकेंड पर ही बाइंड होगा, ठीक है। तो मान लो इस MHC सेकेंड के ऊपर ये बाइंड हो गया, ठीक है। तो बाइंड होकर अगर इस TH सेल ने इस सेल्फ सेल को रिकॉग्नाइज कर लिया और इसको छोड़ दिया कि ये अपनी सेल है, खुद की सेल है, इसको नहीं मारेगा, तो ये बच जाएगा और आगे जाके है वो ब्लड में या फिर है वो आगे फर्दर प्रोग्रेस के लिए चली जाएगी। अगर इस TH सेल ने इस MHC सेकेंड के साथ बाइंड करके इसको सेल्फ की अपनी खुद की सेल को अगर पहचाना नहीं और इसको मार दिया अपनी एक्टिविटी के द्वारा, फेगोसाइटिक या किसी भी एक्टिविटी के द्वारा, तो ये खुद की सेल को पहचानने में कामयाब नहीं हुई, तो इस सेल का है वो डिग्रेडेशन हो जाएगा, अपोप्टोसिस हो जाएगा। तो ये है नेगेटिव सिलेक्शन। इसी प्रकार से TH मान लो TC सेल आ गया, इसी प्रकार से उसमें CD8 होगा, CD4 नहीं होगा, तो CD8 है वो MHC फर्स्ट से ही बाइंड होता है। तो अगर इसने सेल को बाइंड करके रिकॉग्नाइज कर लिया, छोड़ दिया, तो ये बच जाएगी, आगे चली जाएगी। अगर ये इसने इसको रिकॉग्नाइज नहीं करके इसको ही नुकसान पहुँचा दिया, तो ये है इसको डिग्रेडेशन हो जाएगा। यही है नेगेटिव सिलेक्शन। तो आगे नेगेटिव सिलेक्शन के बाद में ये जो जैसे कि TC सेल है उसको रिकॉग्नाइज कर ली, तो इसका डिग्रेडेशन नहीं होगा, तो वो आगे रिलीज़ कहाँ होगा, लिम्फ नोड में है वो रिलीज़ हो जाएगा और आगे परफॉर्म करेगा, ठीक है। ऐसे ही TH सेल है वो भी लिम्फ नोड में रिलीज़ हो जाएगा। सो अब TH सेल के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कैसे वो काम करता है, एक्टिवेशन या फिर कह लो, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारी स्किन है, ठीक है, तो ये हमारी स्किन है और यहाँ पे मान लो कोई भी जैसे कि कांटा चुभ गया या फिर स्किन है किसी भी प्रकार से कट गई और यहाँ से एंटीजन है मान लो अंदर आ गया स्किन के, ठीक है। तो वो एंटीजन अंदर आएगा तो यहाँ पे क्या होती है हमारी, जैसे कि मान लो मैक्रोफेज वो सेल है, तो जैसे ये है इम्यून सेल है, मान लो मैक्रोफेज सेल है, तो यहाँ पे जो है उसकी सरफेस पे टोल लाइक रिसेप्टर होता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये TLR है, टोल लाइक रिसेप्टर है, जहाँ पे एंटीजन है वो बाइंड करेगा, ठीक है। मान लो एंटीजन बाइंड करेगा, वो मान लो प्रोटीन प्रकृति का, तो वो वहाँ पे बाइंड करेगा इसका, तो प्रोटीन एंटीजन का मान लो, तो वो अंदर आएगा एंडोसाइटिस के द्वारा और वो लाइसोसियम कॉम्प्लेक्स के द्वारा वो इसको डिग्रेड करेगा, प्रोटीन पार्ट है मान लो, तो उसका वो पेप्टाइड पार्ट है वो इस सेल के अंदर MHC सेकेंड भी होता है, ठीक है। तो MHC सेकेंड है तो वो उसके ऊपर वो MHC सेकेंड के ऊपर वह इसका एंटीजन का पेप्टाइड है वो बाइंड हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे आएगा TH सेल, ठीक है। और पीछे भी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है, जो TH सेल है वो MHC सेकेंड को ही रिकॉग्नाइज करता है और TC सेल है वो MHC फर्स्ट को करता है। तो MHC सेकेंड है इसके ऊपर बाइंड हुआ तो इसको कौन करेगा, TH सेल। तो TH सेल आएगा जो कि TH0 सेल है, यानी कि TH0 ये किसको बता रहा है कि ये TH सेल है वो रेस्ट स्टेज में है, G0 G1 G2 G1S एंड G2 स्टेज आपने सेल साइकिल की सुनी होगी, तो वो G0 स्टेज में है, सेल साइकिल में भाग नहीं ले रही है, ठीक है। तो ये रेस्ट अवस्था में TH0 सेल, ठीक है। तो इसके ऊपर CD4 अभी पहले हमने देखा ही है, ठीक है। TC सेल में CD8 होगा लेकिन TH सेल में है वो CD4 होगा, तो वो आएगी TH0 से, तो वो इसको इसके साथ बाइंड होगी, इसको रिकॉग्नाइज करके इसको बाइंड होगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर प्रोलिफरेशन ये एक्टिव हो जाएगी, प्रोलिफरेशन होगा एंड डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन मतलब इस जो TH सेल में भी अलग अलग प्रकार की सेल होती है उसके अंदर वो डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, डिवाइड होगी, प्रोलिफरेशन होगा। तो वो TH0 सेल है वो किस किस सेल में वो डिवाइड होगी, क्या क्या बनाएगी, जैसे कि TH1 सेल बनाएगी, TH2, TH17, TFH यानी कि फोलिकुलर हेल्पर सेल एंड T रेगुलेटर सेल, ठीक है। तो इनका भी अलग अलग काम होता है, जैसे कि TH1 सेल है मान लो T हेल्पर 1, तो वो क्या रिलीज़ करती है, ये रिलीज़ करती है इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 3, GNCSF और इंटरफेरॉन गामा एंड इंटरफेरॉन अल्फ़ा, ठीक है। और फिर TH सेकेंड है वो रिलीज़ करेगी इंटरल्यूकिन 3 जो कि ये भी रिलीज़ करती है, एंड इंटरल्यूकिन 4, 5 एंड 6,
एंड इंटरल्यूकिन 10 एंड GNCF जो कि ये भी रिलीज़ कर रही है, ठीक है। तो 2 कॉमन कर रही है। एंड TH17 है वो इन्वॉल्व होगी फंगल इन्फेक्शन में, ठीक है। TH17 फंगल इन्फेक्शन में वो इन्वॉल्व होगी, ठीक है। और TFH जो फॉलिकुलर हेल्पर सेल है वो बी सेल है, फॉलिकल सेल का है वो प्रोलिफरेशन वो कराती है, बी सेल प्रोलिफरेशन का काम। और टी जो रेगुलेटरी जो सेल है वो रेगुलेशन ऑफ TH1 एंड TH2 एक्टिविटी का है, उसी का TH1 एंड TH2 की एक्टिविटी का ही वो रेगुलेशन है, वो टी रेगुलेटरी सेल करेगी, ठीक है। तो ये था इसका फंक्शन। तो अब इनका डिटेल में भी देख लेते हैं। इंटरल्यूकिन जैसे कि TH1 सेल हमने पीछे देखा, इंटरल्यूकिन सेकेंड रिलीज़ कर रहा है, इंटरल्यूकिन थर्ड CSF एंड इंटरफेरॉन गामा एंड अल्फा। तो इनके बारे में क्या काम आते हैं। तो जैसे कि TH1 सेल से इंटरल्यूकिन सेकेंड है वो रिलीज़ हो गया, तो उससे क्या होगा, जो ये इंटरल्यूकिन है वो T0 जो कि शुरू में आई थी एंटीजन के पास में, उसके पास ही जाकर उसके ऊपर ही काम करेगी ये इंटरल्यूकिन सेकेंड, उसके साथ बाइंड करके TH0 सेल से TH1 सेल का ही वापस से फॉर्मेशन करने को प्रमोट करेगी, यानी कि TH1 सेल प्रोलिफरेशन बोल सकते हैं, ठीक है। और ये इंटरल्यूकिन सेकेंड है वो TH सेल के है, वो इसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं इंटरल्यूकिन सेकेंड के, तो वहाँ पे जाके उसको एक्टिवेट कराएगी, T सेल को भी एक्टिवेट कराएगी इंटरल्यूकिन सेकेंड। और TH1 सेल से इंटरल्यूकिन 3 रिलीज़ हो रहा था, उसका क्या काम है, ये हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल है, उसके ऊपर ये काम करेगी, उसके ऊपर जाके बाइंड करेगी इंटरल्यूकिन 3। तो उस हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल से है वो माइलॉइड ओरिजिन सेल जो कि होती है, ठीक है, मेनली मास्ट सेल, उस पर ये काम करेगी, ठीक है। और TH1 सेल में हमने CSF रिलीज़ होते हुए देखा पीछे, तो वो क्या होता है, तो ये ग्रेन्यूल मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, तो ये भी हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल पे काम करता है। और ऑल जो माइलॉइड सेल है फॉर्मेशन है उसका है वो काम करता है GNCSF, ठीक है। और माइलॉइड सेल फॉर्मेशन वो सारी फॉर्मेशन है वो कराता है GNCSF हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल से, स्केप यानी मास्ट सेल को छोड़कर और जितने भी है माइलॉइड सेल है उसका फॉर्मेशन है वो कराती है, ठीक है। और फिर हमने इंटरफेरॉन गामा है वो रिलीज़ होते हुए देखा था TH1 से, तो उसका क्या काम है, उसका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है उसका एक्टिवेशन वो कराने में काम आता है। और जो बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल है उसका है वो वॉल्यूम है वो बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। और रिलीज़ कराता है इंटरल्यूकिन 12 को, इंटरफेरॉन गामा ही इंटरल्यूकिन 12 को रिलीज़ कराता है, जो कि TH1 प्रोलिफरेशन में ही काम आता है, जो कि हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, जिससे ये रिलीज़ हुआ है उसी सेल का प्रोलिफरेशन कराने में ये काम आता है इंटरल्यूकिन 12। ओके, तो बाद में हमने TH1 सेल में TNF अल्फ़ा देखा था, ठीक है। TNF अल्फ़ा जो कि प्रो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है उसमें है वो यूज़ होता है, प्रो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जितने भी होते हैं TNF अल्फ़ा उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। और फिर हमने TH2 सेल है वो डिफ्रेंशिएट हुई थी TH0 से, तो उसने रिलीज़ क्या किया था इंटरल्यूकिन 3 जिसके बारे में हमने बात कर ली थी ऊपर, ठीक है। और इंटरल्यूकिन 4 रिलीज़ की थी जो कि बी सेल प्रोलिफरेशन में पार्टिसिपेट करती है। और इंटरल्यूकिन 5 है वो रिलीज़ करती है ये TH2 जो कि है ECSF यानी इयोसिनोफिल कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर में काम आती है। और इंटरल्यूकिन 6 है जो कि बी सेल डिफ्रेंशिएशन में काम आता है, ठीक है। और जो इंटरल्यूकिन 10 है वो रिलीज़ की थी TH2 जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो हमने TH सेल के बारे में बात कर लिया, अब हम TC सेल के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और सिंपल है, छोटा सा है, आप समझ जाओगे, ठीक है। तो ये हमारी जैसे कि नॉर्मल सेल्स है और ये इन्फेक्टेड सेल है, मान लो इस सेल में इन्फेक्ट हुआ है, ठीक है। तो होता क्या है, जो नॉर्मल सेल्स होती है ना उसके ऊपर, जैसे कि सेल्स के सारे के ऊपर हमने देखा था MHC फर्स्ट था, ठीक है। तो उस MHC फर्स्ट पे सेल्फ पेप्टाइड ही बाइंड रहता है उसी का, ठीक है। और MHC फर्स्ट पे और नॉर्मल सेल में उस ये जैसे कि नॉर्मल सेल है उसकी MHC फर्स्ट पे ये सेल्फ पेप्टाइड ही होगा, लेकिन जबकि जो इन्फेक्टेड सेल है उसकी MHC फर्स्ट पे जो जिसने इन्फेक्ट किया है उसका बैक्टीरियल पार्ट का पेप्टाइड है वो एंटीजन का पेप्टाइड है वो बाइंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो TC सेल का रोल क्या होगा, जो TC सेल है वो इनएक्टिवेट हुई फिरती है, वो मान लो आई तो
वो नॉर्मल सेल टीसी, पहली बात तो टीसी सेल के ऊपर क्या होगा, CD8 होगा, जो हमने पहले देखा, बिकॉज TH सेल पे तो क्या था, CD4 था, जबकि TC सेल पे है CD8 होगा। ठीक है, जो कि हमने ये भी देखा था, TC सेल है वो किसको रिकॉग्नाइज करती है, MSC फर्स्ट को, नहीं कि MSC सेकंड को। ठीक है, तो अब ये TC इनएक्टिवेट सेल आई है, इसके ऊपर CD8 है, ये रिकॉग्नाइज करता है MSC फर्स्ट को। तो ये नॉर्मल सेल के ऊपर नॉर्मल सेल पे पेप्टाइड होने के कारण इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, ये आगे जाएगी, और जैसे ही इन्फेक्टेड सेल आएगी उसके ऊपर जो है एंटीजन पेप्टाइड देखेगी, वो उसके साथ बाइंड हो जाएगी, और TC सेल है वो एक्टिवेट हो जाएगी, CD8 है वो बाइंड हो जाएगा, और वो TC सेल है वो एक्टिवेट हो जाएगी, और जैसे ही वो एक्टिवेट होगी तो वो रिलीज़ करेगी परफुरिन एंड ग्रेंजाइम को। ठीक है, जो कि ये इसको रिलीज़ करेगी, जो कि क्या करते हैं, जो इन्फेक्टेड सेल है उसमें ही जो है पोर है वो पोर क्रिएट करती है, एंड उसका फिर अपोप्टोसिस है वो करा देती है इन्फेक्टेड सेल का। ठीक है, तो इतना सा काम था TC सेल का। आगे हम वैक्सीन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो वैक्सीन आ गई है। वैक्सीन से पहले हम देखते हैं, तो इम्यूनिटी हमने देखी थी, इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमने देखी थी, जो ये भी है वो दो प्रकार की होती है, एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बिकॉज हमने एक्वायर्ड की है, अडोप्ट की है उसको, और बहुत लंबे समय तक प्रोलॉन्ग्ड रिस्पॉन्स दिखाती है, मेमोरी भी होती है इसमें, तो ये सारी डिस्कस हमने की थी। तो जो एक्वायर्ड है उसको भी हमने दो पार्ट में है वो डिवाइड किया, जो है एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, तो एक्टिव में क्या होता है, जो एंटीजन है वो बाहर से है, वो बॉडी के अंदर है, ऑर्गेनिज्म के अंदर है, वो आता है। और पैसिव में क्या होता है, जो एंटीजन या एंटीबॉडी है उस प्रकार से वो बॉडी में अगर आता है तो वो पैसिव में आता है। ठीक है, एक्वायर्ड में एक्टिव में क्या बोला हमने, जो एंटीजन अगर बाहर से कोई अंदर आएगा, ठीक है, तो वो एक्टिव होगा। तो एक्टिव एंड पैसिव वो फर्दर डिवाइड होते हैं। ठीक है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल में, और ये भी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल में। ठीक है, तो एक्टिव में नेचुरल क्या होगा, जैसे कि नेचुरली कोई भी एंटीजन है वो बॉडी के अंदर आएगा तो वो नेचुरली है वो उस पार्ट में आएगा। ठीक है, कोई भी एंटीजन जैसे कि बाहर है वो सिंपली शरीर में जैसे कि आते भी है, तो वो नॉर्मली वो नेचुरल है, उसमें एक्टिव में नेचुरल में आएंगे। ठीक है, तो अगर एंटीजन कोई बाहर है, जैसे कि कोरोना है, उसको भी हमने डीएटोनेट करके हम जैसे कि है ना, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके, ठीक है, या उसका प्रोटीन पार्ट अलग करके, वैसे उसका हम आर्टिफिशियली इंजेक्ट करते हैं, बाहर से ही आता है लेकिन आर्टिफिशियली आता है। ठीक है, प्रोसेसिंग करके, तो वो एक्टिव में आर्टिफिशियल आता है। ठीक है, और उसमें इसमें आती है अपनी वैक्सीन। ठीक है, एक वैक्सीन की हमने बात भी कर ली है। ठीक है, ठीक है, तो ये आर्टिफिशियली प्रोसेसिंग होके आएगी। ठीक है, बाहर से, और जैसे कि हमने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में भी देखा था। ठीक है, हीट किल्ड हमने करके है, वो हीट किल्ड करके हमने जो है न्यूमोनाकोकस वायरस है उसको डाला था, तो एटीन्यूट करके हम किसी एंटीजन को है वो डालते हैं। ठीक है, तो वो भी आर्टिफिशियल में आता है, क्योंकि बाहर से तो डाल देते हैं लेकिन आर्टिफिशियल डालते हैं। ठीक है, और पैसिव में भी हमने नेचुरल और आर्टिफिशियल देखा था। तो पैसिव के नेचुरल में क्या होगा, क्योंकि पैसिव में तो हम एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं, तो आपने सुना होगा कि मदर से है वो फीटस में प्लेसेंटा के थ्रू है, IgG है वो, क्योंकि IgG है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, तो वो मदर से फीटस में है वो IgG आएगी, और वो पहली बार ही आएगी फीटस के थ्रू, और खुद ने सिंथेसिस नहीं की है फीटस ने। ठीक है, तो है ना, मदर से आई है तो ये एंटीबॉडी आई है। ठीक है, तो ये नेचुरल प्रकार से आई है, तो ये पैसिव के नेचुरल में आएगी, एंटीबॉडी आती है। ठीक है, तो पैसिव में आर्टिफिशियल में क्या आएगी, जो हम आर्टिफिशियली जैसे कि हम किसी से एंटीबॉडी है वो निकाल के किसी दूसरे में डाल रहे हैं, या फिर एंटीडोट्स है, तो एंटीडोट्स लेते हैं, तो वो क्या होते हैं, पहले से ही किसी के अंदर एंटीबॉडी बनी हुई है, उसको आइसोलेट करके हम किसी दूसरे को देते हैं, तो वो आर्टिफिशियली रूप में आ जाते हैं। ठीक है, पैसिव के। तो अब क्या होता है, जो वैक्सीन के है वो टाइप होते हैं फर्दर। ठीक है, तो 4 जनरेशन होती है वैक्सीन की। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन की क्या होती है, तो उसमें हम क्या लेते हैं, वी टेक ऑल पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ एंटीजन। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जैसे कि अगर मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो ये कोरोना है। ठीक है, तो इसके ऊपर ये मान लो ये उसका प्रोटीन है, तो हम उस पूरे एंटीजन को हम ले रहे हैं, मान लो उसका पूरे को एटीन्यूट मान लो करा दिया हमने हीट शॉक दे के, फिर इस पूरे एंटीजन को हमने उठा के अगर हमने पेशेंट में या फिर किसी को ये वैक्सीन के तौर पे दिया, तो ये फर्स्ट जनरेशन है वो वैक्सीन होगी।
इस ऑर्गेनिज्म को पूरा हम दे रहे हैं, न कि इसका प्रोटीन पार्ट अलग करके ओनली प्रोटीन दे रहे हैं। उसका पूरा ऑर्गेनिज्म का हम अगर पार्ट देंगे तो वो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में आएगी। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल हमने लिया है BCG वैक्सीन। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। तो और भी ये फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन के जो है एग्जांपल है वो दे रखे हैं। ठीक है ना, मम्स, रूबेला, ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन है ना, और DPT, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस। तो ये सारी इसमें इन प्रकार की वैक्सीन में पूरे एंटीजन के पूरे ऑर्गेनिज्म को लिया जाता है, इसलिए ये फर्स्ट जनरेशन में आती है। सेकंड जनरेशन वैक्सीन में हम क्या लेते हैं, उसका कोई भी या तो सरफेस पार्ट लेते हैं, या फिर उससे जो रिलीज हुआ टॉक्सिन है मान लो, ठीक है, एंटीजन से उस टॉक्सिन पार्ट को ले लिया। ठीक है, उस या फिर या तो सरफेस पार्ट के प्रोटीन को, या फिर मान लो उससे रिलीज हुआ कोई टॉक्सिन है वो ले लिया हमने, उसको केमिकली ट्रीट के थ्रू हमने उसको हार्मलेस बना दिया। इस प्रकार ऐसा बना दिया उसको, तो ताकि वो हमें नुकसान ना पहुंचा सके। केमिकल ट्रीट के थ्रू हार्मलेस बना देंगे उसके टॉक्सिन को मान लो, तो ठीक है, जो हार्मलेस होगा उसको बोलेंगे टॉक्सोइड। फिर अगर हम उसके अंदर इंजेक्ट करेंगे तो है वो रिस्पॉन्स दिखाए। तो इस प्रकार की है वैक्सीन को हम सेकेंड जनरेशन वैक्सीन बोलेंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम बोटेलियम। ठीक है, और क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई, तो ये है टॉक्सोइड है, बट जो है मैनमेड है, जो है टॉक्सोइड है, लेकिन ये एंटीबॉडी बना सकते हैं, सॉरी। ठीक है, तो ये दोनों है, टॉक्सोइड है, वैक्सीन है एक प्रकार से, और उसके ये अंदर हम इंजेक्ट कराएंगे तो इनके प्रति है जो इनके जो इन्फेक्शन के प्रति है ये एंटीबॉडी बना देगी। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन वैक्सीन में क्या आएगा, थर्ड जनरेशन वैक्सीन में हम उसके जेनेटिक मटेरियल DNA है उसको लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि कोरोना है, अगर उससे हम DNA उसका आइसोलेट करके उसको वेसिकल में हम पैक करके अगर हम उसका वैक्सीन बना के उसको इंजेक्ट कराएंगे तो ये थर्ड जनरेशन वैक्सीन में आएगा। ठीक है, तो उसमें हम DNA लेंगे एंटीजन का, बैक्टीरिया, वायरस का। ठीक है, और इसका एक एग्जांपल है जापानीज इंसेफेलाइटिस। ठीक है, तो ये DNA एक वैक्सीन है, और हमारे कोरोना वैक्सीन में भी DNA वैक्सीन आई थी शायद। ठीक है, तो चौथी है फोर्थ जनरेशन वैक्सीन। ठीक है, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, उसमें हम रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट कोई वेक्टर है उसका यूज़ करेंगे, उसके थ्रू हम इंजेक्ट करेंगे। एग्जांपल है उसका प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। ठीक है, तो अब थोड़ा इम्यून डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स है, इसके बारे में देख लेते हैं। पहला है जैसे कि SCID है। ठीक है, सर्वाइवर कॉम्बिनेंट इम्यूनो डिसऑर्डर, और एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, और जो कि HIV से होता है। ठीक है, और चिडियक हिगाशी सिंड्रोम होता है। ठीक है, तो अब हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर आता है जैसे कि माइस्थेनिया ग्रेविस है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो एंटीबॉडी अगेंस्ट है वो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज है उसके प्रति है वो एंटीबॉडी बन जाती है। ठीक है, ऑटोइम्यून जो कि एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एक एंजाइम होता है जो कि सेल्फ अपना खुद का होता है, तो उसके प्रति एंटीबॉडी बन जाता है, उसको मार देता है। तो क्या होता है वो हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो जैसे कि नर्व इम्पल्स होता है। ठीक है, पैराक्राइन सिग्नलिंग में भी ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन में सिग्नलिंग में, तो इसमें क्या होता है जैसे कि वो कैल्शियम है, आयन है मान लो, ये अंदर आए किसी भी आवेग के थ्रू। ठीक है, तो कैल्शियम है जैसे ही यहाँ पे बढ़ेगा तो ये एसिटाइल कोलिन है, कैल्शियम कार्बोनिलियम कॉम्प्लेक्स के थ्रू ये एसिटाइल कोलिन है, ये बाहर रिलीज होगा। ठीक है, तो बाहर रिलीज होगा तो इसका वर्क है वो आपको सभी को पता है, एसिटाइल कोलिन का है वो इस पैराक्राइन सिग्नलिंग में। एसिटाइल कोलिन है वो उसका लाइफ स्पेन है बहुत कम होता है, ये थोड़ी सी देर ये थोड़ी सी मात्रा में रिलीज होती है, और नेक्स्ट है ये जाकर उसके अंदर रिस्पॉन्स कराकर ये डिग्रेड हो जाती है। डिग्रेड भी किससे होती है, ये एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज है जो इसको डिग्रेड कर देता है थोड़ी सी देर में। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लो ये एसिटाइल कोलिन है, ये एस्ट्रेज है, इसको डिग्रेड नहीं करेगा एसिटाइल कोलिन को, तो ये नर्व इम्पल्स है ये बढ़ाता जाएगा, और ये ऐसे इसका रिस्पॉन्स है ये चालू ही रहेगा। ठीक है, तो जो कि सही नहीं होगा। तो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज है इसको डिग्रेड करता है एसिटाइल कोलिन को, जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन मान लो ये रिलीज हो गया, और ये दूसरी वाली जो है सिनेप्टिक सेल पे। ठीक है, तो उसके एक्सेप्टर है डेंड्राइटिक सेल की तरफ है,
तो वो उसकी तरफ है, वो इसके रिसेप्टर होते हैं, वहाँ पे बाइंड करके उसके मान लो सोडियम चैनल को उसको खोलता है, तो वो सोडियम अपटेक होता है, अंदर आता है, ठीक है। और फिर एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट होता है और वो आगे फर्दर है वो वर्क करती है ना। तो जैसे कि आँखों में होता है, ठीक है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है ये, ठीक है, और ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो यहाँ पे हमने देखा एसिटाइलकोलिन है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। ये एसिटाइलकोलिन को है वो डिग्रेड कर दे रहा था ताकि वो लगातार सिग्नल ना रहे। तो इस डिजीज़ में क्या होता है, जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज है उसके प्रति एंटीबॉडी बन जाती है। तो ये एंटीबॉडी बन जाएगी खुद की, जो कि ये खुद ही का अपना खुद का एंजाइम है, उसके प्रति एंटीबॉडी बन गई तो इसको ये डिग्रेड कर देगा एंजाइम को। तो एंजाइम ही ये नहीं रहेगा तो एसिटाइलकोलिन को ये डिग्रेड करने वाला कोई नहीं रहेगा, तो ये डिग्रेड नहीं होगा। तो इसका ये है वो कंटिन्यूस है वो एक्सप्रेशन, ये है वो फंक्शन है वो चलता रहेगा। तो इससे होगा क्या, जो एंटीबॉडी है वो इसके एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज के प्रति बन जाएगी। देन एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज है वो डिग्रेड नहीं कर पाएगा एसिटाइलकोलिन को, एंड जो एक्शन पोटेंशियल है वो कॉन्स्टिट्यूटिव है वो रहेगा। तो इससे क्या होगा, जो सिम्टम क्या होगा, जो जैसे कि आँख में होता है तो वो आँख है लगातार है वो झपकती रहेगी जब 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 जब, ठीक है। तो ये इसका सिम्टम होगा। और दूसरा जो है इसके जो मान लो एग्जांपल है तो वो सिस्टेमेटिक लूपस इरिथ्रोमेटस, ठीक है, और रूमेटॉइड यूरिथ्री एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में, नया ही टॉपिक है, ठीक है, जिसमें क्लासिक पाथवे आता है, अल्टरनेट पाथवे आता है, उसके बारे में हम करेंगे स्टडी, ठीक है। तो जैसे कि जो इसमें क्लासिक पाथवे हम पढ़ेंगे तो वो क्या एंटीबॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड ऑन एंटीबॉडी, ठीक है। और जो ये कम्प्लीमेंट्री प्रोटीन है उसका सिंथेसिस होता कहाँ पे है, एक प्रकार से प्रोटीन की सीरीज है, ठीक है, जो कि बाद में है ये कॉम्प्लेक्स बनाएगी। जो तो वो कॉम्प्लेक्स बनाता है, और बैक्टीरिया में है वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है वो पोर क्रिएट करके लाइसिस वगैरह करते हैं, आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है वो जो कि कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि C1Q2R2S2 ये कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन है, ठीक है। तो इसको एक्टिवेट करती है IgM एंड IgG, ठीक है। तो लेकिन IgG बहुत ही कम करती है, जैसे कि मान लो देखो IgM है वो एक बार में मान लो 3 साइट एक्टिवेट करती है, ठीक है, और IgG है वो एक बार में एक ही साइट को एक्टिवेट करेगी C1Q2R2S2 के, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। तो IgM सफिशिएंट है, ठीक है। तो हम पहले क्लासिकल है वो पाथवे को हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्लासिकल पाथवे है, ठीक है। तो जैसे कि IgM है वो इसको एक्टिवेट कर दिया मान लो, तो C1Q2R2S2, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे कि R2S2 ये प्रोटीएज है वो डिग्रेडेशन का है जो क्लीवेज, ठीक है, तो इसका ये काम करता है। तो एक्टिवेशन होने के बाद में क्या होगा, तो C1Q है ये एक प्रकार से C4 कन्वर्टेज है, जो कि C4 प्रोटीन है उसको है वो क्लीवेज करेगा C4A और C4B में, ठीक है। और C4A है वो बाहर चला जाएगा, और C4B है वो काम करेगा C2 कन्वर्टेज में के रूप में। तो C4B है वो C2 को क्लीवेज करेगा किसमें, C2A और C2B में, और इसमें C2B है वो बाहर चला जाएगा, और C2A है वो क्लीवेज करेगा C3 को आगे जाके, ठीक है। तो C3 कन्वर्टेज हो गया, ठीक है, C2A C3 को क्लीवेज करेगा किसमें, C3A और C3B में। C3A है वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो C3B है वो C5 कन्वर्टेज के रूप में काम करता है। तो ये C3B है किसको कन्वर्ट करेगी, C5 को क्लीवेज करेगी C5A और C5B में। C5A है वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। और C5B है वो क्या करेगा, लास्ट में C5B आया है तो वो रिक्रूट करता है C6 C7 C8 13 C9 प्रोटीन को, सारे प्रोटीन को एक साथ ये रिक्रूट करेगा C5B। इसके साथ ये आकर एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसे बोलते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, MAC कॉम्प्लेक्स। ये MAC है वो बना लेते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। और जैसे कि हम बार बार में देख रहे थे, जैसे कि ये बाहर जा रहे थे, C5A बाहर गया, C3A बाहर गया, C2B बाहर गया, C4A बाहर गया। तो ये बाहर कहाँ जाते, तो ये बाहर जाके ये क्या बनाते हैं, जैसे कि ये आए तो ये इन पहला टॉक्सिन है वो बनाते हैं, ठीक है, बाहर जाके।
तो जो ये कॉम्प्लेक्स अब लास्ट में ये रिक्रूट करा है C5b ने और ये कॉम्प्लेक्स बनाया है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स है वो जैसे कि बैक्टीरिया हमारा दुश्मन मान लो, तो उसके अंदर उसके अंदर ये पोर क्रिएट करके उसका जो अंदर का मटेरियल है वो बाहर निकाल देगा, यानी बैक्टीरियल लाइसिस है वो कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये काम करता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का ये क्लासिकल पाथवे है, हमने डिस्कस किया। और अगर हम अल्टरनेट पाथवे है दूसरा प्रकार का जो आता है उसके बारे में बात करें तो उसमें क्या होता है, जैसे कि हमने पहले क्लासिकल पाथवे में देखा। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, जो हमने C1q है वो कन्वर्ट कर रहा था C4 को। ठीक है, कोई एक वो प्रोटीएज प्रकृति का वो प्रोटीन आता है वो क्लीवेज करता है, लेकिन इसमें क्या होता है अल्टरनेट पाथवे में C3 है वो सेल्फ हाइड्रोलाइसिस के थ्रू है वो क्लीवेज होगी खुद ही, न कोई दूसरा कुछ आएगा नहीं। ठीक है, अल्टरनेट पाथवे में यही है एक डिफरेंट। और ये C3 से शुरू हो रहा है। ठीक है, C3b। ठीक है, तो सेल्फ हाइड्रोलाइसिस होगा और एक्सटर्नल नो नीड कुछ होगी तो C3 है वो C3a C3b में है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखना C3a एंड C3b में कन्वर्ट हो जाएगा और C3b है वो फैक्टर बी के पास जाके उसके ऊपर हाइड्रोलाइसिस कराएगा फैक्टर बी को, फिर उससे BA एंड बी है वो बनाएगा। ठीक है, और जो कि यहाँ पे फैक्टर बी है उसको फिर ये B एंड P आएंगे स्टेबलाइज करने के लिए। ठीक है, और ये BP है वो फिर से है वो C3 कन्वर्टेज के रूप में ही काम करता है, C3 कन्वर्टेज के रूप में B। तो ये C3 को कन्वर्ट करेगा CA एंड CB, फिर से आएगा CB, बाद में ये C3b है वो काम करेगा C5 कन्वर्टेज के रूप में। ठीक है, C3b आ गया, फिर से C3 को क्लीवेज करके C3b आ गया अपने पास। C3b है वो C5 कन्वर्टेज होता है जो कि C5 को कन्वर्ट करता है क्लीवेज करता है C5a एंड C5b में, जो कि हमारे पास ये पिछली बार भी है, लास्ट बार ये आया था C5b। तो ये किसको रिक्रूट करता है C6 C7 C8 एंड 13 C9। तो ये अपना मेक जो कि मेम्ब्रेन एसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स था, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, तो इसको ये बना देता है और ये जाके बैक्टीरिया को है वो लाइसिस कर देता है। ठीक है, तो आगे की प्रोसेस तो वैसे ही होती है, तो थोड़ा सा डिफरेंस था, सेल्फ क्लीवेज था, एक तो C3 से शुरू हुआ था। ठीक है, और एक होता है लेक्टिन पाथवे भी होता है, और उसमें क्या होता है जो मेनोज बाइंडिंग प्रोटीन है वो आता है और वो एक्टिवेट करता है फिर C5 कन्वर्टेज को, और फिर एक्टिवेट करके C5 कन्वर्टेज बनता है और C5a एंड C5b उससे बनता है, और आगे जो रिक्रूटमेंट वो आगे सारी प्रोसेस फर्दर है वो ऐसी चलती है। सो अब हम बात कर लेते हैं हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में। ठीक है, तो हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में ये भी एक नया टॉपिक आ गया है। तो हाइपर सेंसिटिविटी 4 प्रकार की होती है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी एंड टाइप 3 हाइपर एंड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, तो वैसे तो हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन टाइप फर्स्ट है वो एलर्जिक है, वो IgE मीडिएटेड होती है एलर्जिक रिस्पॉन्स में। और टाइप सेकेंड में है वो एंटीजन एंटीबॉडी वो कॉम्प्लेक्स बनता है। टाइप 3 में आगे हम देखेंगे। ठीक है, डिटेल में देखेंगे तो डिटेल में ही देख लेते हैं, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो टाइप फर्स्ट है वो एलर्जन, जैसे कि एलर्जन मीडिएटेड होता है। ठीक है, तो उसमें होता क्या है, जैसे कि ये BCL है उस पर मान लो ये एलर्जन है, जो कि है जो भी एंटीजन एलर्जन होता है, मान लो कोई भी एलर्जन है वो आके बाइंड हुआ, तो बाइंड होते ही क्या होगा, BCL से है वो बिकॉज एलर्जन आया IgE है वो रिलीज होगी, IgE इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी, IgE एंटीबॉडी, और वो रिलीज होगी। जो ये क्या होती है वो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, वो देख लेना पहली वीडियो। तो IgE है वो रिलीज होगी जो कि एंटीबॉडी होती है, और वो है ये IgE का रिसेप्टर होता है मास्ट सेल के ऊपर, और ये IgE एंटीबॉडी होती है जो कि वो इसके IgE के रिसेप्टर के ऊपर ये बाइंड हो जाती है मास्ट सेल के ऊपर। ठीक है, तो और इसकी IgE की लाइफ एंटीबॉडी की लाइफ स्पेन होती है 20 से 30 डेज़ की। ठीक है, तो अब होगा क्या, अब इस एलर्जन के रिस्पॉन्स में ये IgE एंटीबॉडी बनी और ये इसके ऊपर बाइंड हो गई जाकर, और ये 20 से 30 दिन तक बाइंड रहेगी। तो अब होगा क्या, 20 से 30 दिन के अंदर वही मान लो इसी नेचर का कोई एलर्जन अगर आ गया तो इससे है वो इम्यून रिस्पॉन्स है वो जनरेट होगा, बिकॉज ये एंटीबॉडी है वो काम करेगी उसके प्रति। ठीक है, अगर 20 से 30 दिन के अंदर आएगा तभी, अगर बाद में आया तो ये इम्यून रिस्पॉन्स नहीं देगी। ठीक है,
तो इसके साथ बाइंड करके इम्यून रिस्पॉन्स देगी 20 से 30 दिन के अंदर ये फिर से आ गया तो, ठीक है। तो रिस्पॉन्स कैसे देगी, मान लो ये मास्ट सेल है, ठीक है, ठीक है। मास्ट सेल के अंदर जैसे कि IgE का रिसेप्टर है 2 है मान लो, और इसके ऊपर ये एंटीबॉडी 2 जुड़ रही है, ठीक है। तो ये ऐसे मान लो ये एंटीजन आ गया, इसको ये इस प्रकार से ये ट्रैप कर लेती है, ठीक है। एंटीजन ये एलर्जन आ गया मान लो फिर से 20 से 30 दिन के 30 दिन के बीच में, ठीक है। तो अब ये आकर इसी प्रकार से बाइंड कर लेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो फिर बाइंड होते ही मास्ट सेल का डीग्रेनुलेशन है वो होता है। डीग्रेनुलेशन से होगा क्या, इससे है जो रिलीज होगा मास्ट सेल से प्राइमरी मीडिएटर, ठीक है। तो प्राइमरी मीडिएटर है वो रिलीज होगा इस मास्ट सेल से, और उसमें क्या क्या होता है, ग्रेन्यूल रिलीज होते हैं, तो डीग्रेनुलेशन से ये प्राइमरी मीडिएटर रिलीज होता है। तो उसमें क्या क्या होता है, जैसे कि हिस्टामिन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रेसिकोकाइनिन, आगे देखेंगे। तो ये सारे है वो इंक्लूड होते हैं उसमें, तो वो रिलीज होंगे, जो कि इन्फ्लामेटरी है वो रिस्पॉन्स एंड मैंने और भी एलर्जिक रिस्पॉन्स है, खुजली वगैरह, उसके रिस्पॉन्स में है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस प्रकार से ये होता है, ठीक है। तो डिफरेंट एलर्जन अगर आया तो वो एलर्जन रिस्पॉन्स नहीं होगा, ठीक है। उसके जैसा ही अगर वो जिसके पहले आया था उसका जैसा ही आएगा तभी रिस्पॉन्स होगा ये मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन, ठीक है। तो मास्ट सेल है वो रिलीज करती है प्राइमरी मीडिएटर, उसमें क्या होता है, हिस्टामिन होता है, ब्रेडिकाइनिन होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, ठीक है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर होता है, और बहुत सारे, ठीक है। अब टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसका जैसे कि एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुप, ठीक है, और इरिथ्रोब्लास्टिस फिटलिस। तो एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में आप सभी को पता होगा। तो ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी जैसे इसमें आती है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो ए ब्लड ग्रुप का है कोई, ठीक है, एक पर्सन, और दूसरा पर्सन मान लो जिसके बी ब्लड ग्रुप है। तो आप सभी को पता है ए ब्लड ग्रुप है वाले के पास पर्सन के ब्लड में क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप का तो ये ब्लड है इसमें, लेकिन ए ब्लड ग्रुप के पास क्या होता है, बी के प्रति क्या होता है, एंटीबॉडी होती है, ठीक है। इस ए ब्लड ग्रुप में बी के प्रति एंटीबॉडी होती है, ठीक है, आप सभी को पता है। और बी वाले ब्लड ग्रुप के पर्सन में ह्यूमन में मान लो, तो उसमें क्या होता है, ए के प्रति वो एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी होती है, ठीक है। तो अगर मान लो ये ब्लड है ए वाला, एक पर्सन जो पर्सन नंबर 1 है जिसमें ब्लड ग्रुप ए है, वो अगर हम पर्सन नंबर 2 को देंगे जिसके अंदर ब्लड ग्रुप बी था, और तो ए के पास एंटीबॉडी बी की एंटीबॉडी थी, और बी है वो इसके लिए पर्सन ए के लिए वो एंटीजन का काम करेगा ए ब्लड ग्रुप के लिए। तो इसके अंदर अगर वो ब्लड जाएगा और बी है वो एंटीजन का काम करेगी, और इसके पास बी का एंटीबॉडी है ही पहले से ही है, तो इसके अंदर वो जाकर एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन के थ्रू वो एग्लूटिनेशन है वो करा देगी, और ये है वो ट्रांजेक्शन है वो करना भी नहीं चाहिए, इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करके वो ख़राब कर देता है खून को, ठीक है। और दूसरा जो एग्जांपल आता है इरिथ्रोब्लास्टिस फिटलिस। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो RH ब्लड ग्रुप की मान लो एक मदर है, नेगेटिव की RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप की मान लो एक मदर है, ठीक है, उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई है मान लो, ठीक है। तो फिटस है, उसके अंदर जो फिटस है हो रहा है, ठीक है, तो वो RH पॉजिटिव का है मान लो, ठीक है। और डी जीन होता है वो RH पॉजिटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो मैं बता दूँ। तो फिटस है मान लो वो RH पॉजिटिव का बन रहा है, और मदर है वो RH नेगेटिव की है मान लो, ठीक है। तो पार्चुरेशन के जो पार्चुरेशन का टाइम आता है तब क्या होता है, जो ब्लड है वो मिक्स होता है मदर का और फिटस का, ठीक है। तो क्या होता है, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी हो रही है मान लो, तो उसका थोड़ा बहुत है वो RH पॉजिटिव, यानी कि RH इसके अंदर एंटीजन होता है, तो वो मदर के ब्लड में भी वो मिक्स होगा। तो मदर के पास RH एंटीजन है नहीं, तो RH एंटीजन वो फिटस से आएगा, तो RH के प्रति एंटीबॉडी है वो मदर के ब्लड में बन जाएगी फर्स्ट प्रेगनेंसी के थ्रू, ठीक है। तो एंटीबॉडी बन गई मान लो। तो अब सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होगा, सेकंड बार में, तो अब इस मदर के पास RH नेगेटिव तो है इसका ब्लड ग्रुप, लेकिन इस RH के प्रति एंटीबॉडी है इसके पास, ठीक है। और फिटस है फिर से RH पॉजिटिव है मान लो, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो जब पार्चुरेशन के थ्रू है वो ब्लड वो मिक्स होगा, मान लो मदर का है वो ब्लड है फिटस के अंदर आ रहा है मान लो, जिसके अंदर RH के प्रति एंटीबॉडी है, और इसके अंदर तो RH है पॉजिटिव है,
तो वो RH है इसके अंदर, मान लो ये RH है और ये RH एंटीबॉडी है, वो जो कि मदर से आई है, तो उससे एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन के थ्रू एग्लूटिनेशन हो जाएगा और है वो RBC है वो डैमेज होती है इससे और फिर है डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एरिथ्रोब्लास्टिफिटेसिस होता है। ठीक है, हीमोलाइटिक डिजीज़ होती है न्यूबॉर्न में। तो उससे बचने के लिए क्या होता है आगे देखते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या होता है, जो सेकेंड प्रेगनेंसी में है मदर को जिसके पास RH के प्रति एंटीबॉडी तो फिर पहले से ही है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में आ गई थी, तो मदर को क्या देनी पड़ेगी हमें, तो ये RH के प्रति एंटीबॉडी तो है ही। ठीक है, तो एंटीबॉडी तो है ही जो कि फिटस में जाके काम खराब कर रही थी, तो इस एंटीबॉडी के प्रति एंटीबॉडी RH है वो हमें वो देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसी ही वैक्सीन है जो एंटी RH एंटीबॉडी की, तो इसका है नाम है कुछ एग्जांपल है RHO-D एंड RHO-GAM। ठीक है, तो ये है दी जाती है। तो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है, जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है वो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में आते हैं। ये हमें सारी एग्जांपल्स हैं, इनके ध्यान में रखना है। ठीक है, इनमें से ही क्वेश्चन आते हैं। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है वो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होता है। ठीक है, और जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस और माइस्थीसिया ग्रेविस, ठीक है, और रूमेटॉइड, बहुत सारे हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, तो ये टाइप 3 में आते हैं और एक के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। ठीक है, और टाइप 4 है वो, उसमें क्या होता है, डिले टाइप जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो टाइप 4 में आती है। जैसे कि मतलब 20 से 30 दिन के बाद में जो अगर कोई रिस्पॉन्स होता है, मान लो एक एग्जांपल है। ठीक है, तो डिले टाइप है या हाइपर सेंसिटिविटी है, टाइप 4 की है। ठीक है, और सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी है ये, बिकॉज सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी है ये, और इसका एग्जांपल है निकल क्रोमियम सेंसिटिविटी। ठीक है, और जैसे कि हम मान लो कोई वुमेन में मान लो कोई है वो सिल्वर की है, मान लो कोई पाजेब है, पायल, ठीक है, वो पहनते हैं और मान लो वहाँ पे कोई इन्फ्लामेशन या फिर मान लो कोई लाल स्किन पे हो गया, ठीक है, खुजली हो रही है। ठीक है, तो और वो ऐसा तो है नहीं कि वो बस उस दिन जिस दिन पायल पहनी उसी दिन वो है रिएक्शन हुई स्किन पे, इन्फ्लामेशन हुआ या फिर एलर्जी हुई, एलर्जी की रिस्पॉन्स, तो वो उसी दिन तो होती नहीं है ना, बहुत दिन बाद में है वो रिस्पॉन्स दिखता है। तो डिले टाइप की है ये, टाइप 4 में आती है, सेल मीडिएटेड होती है। ठीक है, बिकॉज सेल मीडिएटेड होती है, बिकॉज सेल के कॉन्टेक्ट में आती है, फिर बाद में फर्दर प्रोसेस होती है, तो सेल मीडिएटेड है ये। और ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट होता है, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन इस ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट में ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो कि TB पॉजिटिव में रिस्पॉन्स है वो जल्दी दिखाता है, तो ये सब इसमें आते हैं। सो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट में क्या होता है, जैसे कि पर्सन ए है, इसके पास मान लो ए एंटीबॉडी है, ठीक है, और एक पर्सन बी है जिसके पास ये बी एंटीबॉडी है, मान लो बी की। ठीक है, तो जब ए की ये एंटीबॉडी है वो इसमें इंजेक्ट कराएंगे तो वही होगा जो ये बी के पास बी की है, जो ऑर्गेनिज्म में पर्सन में जो ए एंटीबॉडी है वो एंटीजन की तरह काम करेगा और ए के प्रति इसके अंदर एंटीबॉडी वो बन जाएगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही 3 टर्म लिए जाते हैं। ठीक है, आइसोटाइप, एलोटाइप एंड इडियोटाइप। ठीक है, तो इनमें क्या हम लेते हैं, जैसे आइसोटाइप में हम कांस्टेंट रीजन लेते हैं, एलोटाइप में कांस्टेंट रीजन लेते हैं। ठीक है, और लेकिन इडियोटाइप है वो उसमें हम वेरिएबल रीजन लेते हैं। तो वेरिएबल रीजन हम एक तो लेते हैं, तो वहाँ पे तो भाई एंटीजन आएगा और इम्यून रिस्पॉन्स तो वेरिएबल रीजन है, तो वहाँ पे तो इम्यून रिस्पॉन्स हर बार ऑलवेज होगा। ठीक है, इडियोटाइप में। एलोटाइप में हम कांस्टेंट रीजन लेते हैं, लेकिन उसके साथ एलिलिक डाइवर्सिटी अगर प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं पेंटागोनिक, अगर हम इम्यूनिटी का अगर हम देखे थे पीछे एग्जांपल। ठीक है, तो भी उसमें कांस्टेंट रीजन भी बहुत सारे थे, 5 थे, तो उसमें एलिलिक डाइवर्सिटी भी थी।
ठीक है। तो इस प्रकार से और भी अदर इस प्रकार से कुछ होता है। तो एलो टाइप होता है वो, और उसमें एलिलिक डाइवर्सिटी प्रेजेंट होने के कारण उसमें इम्यून रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जैसे कि G1 G2 इसकी बात कर रहे हैं हम, G3 G4 एंड G2 होता है, ठीक है। लेकिन आइसो टाइप में है हम कांस्टेंट रीजन लेते हैं ओनली, तो उससे क्या होता है, कांस्टेंट रीजन की वजह से उसमें इम्यून रिस्पॉन्स है वो नॉट जनरेट नहीं होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं नियोनेटल इम्यूनिटी। तो नियोनेटल नाम से ही न्यू जो प्रोजेनी टाइप में होते हैं, तो उसके अंदर हम इम्यूनिटी देख लेते हैं। तो जैसे कि 8 मंथ में वो DPT का है वो इंजेक्शन दिया जाता है, तो डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनेस का। तो इसमें क्या होता है, इसके प्रति है वो बाद में एंटीबॉडी है वो बन जाती है, जो कि मदर से है वो फिटस में ब्लड के थ्रू वो चली जाती है, ठीक है। तो इसके प्रति फिर उनमें फिटस में भी एंटीबॉडी बन जाएगी डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनेस में क्या होती है। तो DPT का इंजेक्शन है वो 8 मंथ में लगता है। और दूसरा है वो, तो मदर से फिटस में प्लेसेंटा के थ्रू है वो IG जाती है, ठीक है। नियोनेटल इम्यूनिटी में ही आती है ये भी बात, ठीक है। और IgG जाती है ओनली, और IgG में भी IgG2 को छोड़कर, ठीक है, एक्सेप्शन अपवाद है। और वाया कोलेस्ट्रम जो फर्स्ट है जो मिल्क है वो मदर के द्वारा कोलेस्ट्रम, जो IgA है वो ज़्यादा ही सबसे ज़्यादा मात्रा में, IgM है वो कम। तो ये ट्रांसफ़र होता है प्रोजेनी में। सो इतना ही था इस वाली वीडियो में। और एक ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है, तो वो बच गया है, वो हम या तो आज ही डाल देंगे, और कल तो पक्का 100% नहीं तो डाल ही देंगे, ठीक है। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है वो भी उसी दिन डाल देंगे। और आप अगर बहुत दिनों बाद में ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल पे जाके देख लेना, आपको पक्का मिल जाएगी 100%, ठीक है। और या फिर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है, ये कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो उसी के लिए स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर लेना, बस इतना ही बोलूँगा। बाय बाय।